मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो डुअल नेचर का बात करेंगे। डुअल नेचर करने का मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 मार्क्स का चैप्टर है ये। इसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर में रहेंगे, है ना। पूरा मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है? डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। ये 4 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में आता। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। सबसे पहले समझ लो, डुअल नेचर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के इमिशन से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्या पढ़ना क्या चैप्टर में। तो चैप्टर में सबसे पहले बात करना ना इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मेटल सरफेस से। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का यूज होगा, और ये फेनोमेनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहलाएगा। मॉडर्न फिजिक्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें प्लैंक्स का हाइपोथेसिस यूज होगा, आइंस्टाइन का इक्वेशन आएगा, डिब्रॉगली का बात होगा वेव नेचर में। फिर बाद में हम लोग डिब्रॉगली का वेव नेचर करेंगे, इसी चैप्टर में डिब्रॉगली का वेव नेचर करेंगे, है ना। तो ये 1905 में प्लैंक्स ने कुछ फोटोन्स के बारे में फॉर्मूला दिया, फोटोन के बारे में बताया। तो 1905 के बाद का ये फिजिक्स है, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स में ये सब हम लोग कैटेगराइज करते हैं। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता कैसे है फर्स्ट क्लास में आप समझ जाओगे, तो फिर चैप्टर समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ही जैसा कहानी पूरे चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। तो देखो छोटा सा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे ना इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना, ठीक है। देखो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के बाहर चलाया, मेटल सरफेस के एकदम ये यहां साइड में चलाया, किनारे में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहता, मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मन से बाहर निकल सकता क्या? नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है मेटल के अंदर में, आपको मालूम होना चाहिए। और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखे हुए है, और यहां पर भी उसको एक बैरियर बना दिया जिसको सरफेस बैरियर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ना अपने मन से नहीं निकल सकता मेटल से। इलेक्ट्रॉन को बाहर अपने मन से निकलने में बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे निकलेगा, और निकलता भी नहीं है। तो क्या करना ना, इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर में, जो प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो इसको खींच करके रखे हुए अंदर की तरफ, इस निगेटिव को अट्रैक्ट करके रखे हुए, और एक बाउंडेशन बना के रखा सरफेस पर, जिसको सरफेस बैरियर कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रोसेस क्या क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है। तो 4 प्रोसेस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालेंगे। पहला प्रोसेस ये है कि मेटल को हीट करो, मेटल सरफेस को हीट करिए, और हीट करने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए। आप मेटल सरफेस को हीट करो और हीट करने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। हीट करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे मेटल सरफेस से, उस प्रोसेस को कहेंगे थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, एक्चुअल में थर्मल मतलब हीट होता है, तो थर्मियोनिक एमिशन का मतलब हुआ कि मेटल सरफेस को हीट करके और तब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। इसके बारे में बस समझ लो कि थर्मियोनिक एमिशन होता क्या है, इसका नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा क्या प्रोसेस हुआ समझ गया? थर्मियोनिक एमिशन का मतलब व्हेन अ मेटल सरफेस इज हीटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, तो दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। जब मेटल सरफेस को हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन कहेंगे। अब बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है ये, जिससे लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उतना ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ध्यान देना। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। एक होता फील्ड एमिशन। ये फील्ड एमिशन का मतलब
मतलब इसमें ना हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करो, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन अपना सरफेस बैरियर को ब्रेक करेगा और बाहर निकल जाएगा। मतलब आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। आ रही बात समझ में? तीसरा प्रोसेस आएगा सेकेंडरी एमिशन। ये सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? देखो, सेकेंडरी एमिशन का मतलब होता है कि आप ना इलेक्ट्रॉन से हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से इस पर बम्बार्डेड करो, मतलब इलेक्ट्रॉन से इस पर प्रहार करो, बम्बार्डेड करो, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगा के ले जाएगा। तो बोलेंगे इसको सेकेंडरी एमिशन। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी एमिशन। तो वो सेकेंडरी एमिशन कहलाएगा। बट सबसे जो अच्छा तरीका है जो आइंस्टाइन ने बताया, वो सबसे बढ़िया तरीका जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और इस चैप्टर में आपको बता दें कि जो पार्टिकल नेचर है, मतलब पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, डुअल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर का बात करेंगे वो पूरा आइंस्टाइन और प्लैंक्स के कॉन्सेप्ट के आगे पीछे घूमना, यानी आइंस्टाइन और प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट ही बात करना, और उसके बाद फिर वेव नेचर बात करना, डी ब्रॉगली का। तो जो नंबर 4 प्रोसेस है, जो सबसे बढ़िया प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। उसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, या इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, क्या होता फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो देखो, वो बोला गया ना कि अब लाइट को इंसिडेंट करो मेटल सरफेस पर। वो लाइट जो भी पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स में, इसलिए वेव के बाद डुअल नेचर दिया हुआ चैप्टर। तो आप लाइट को इंसिडेंट करो मेटल सरफेस पर, यानी कि मेटल सरफेस पर आप लाइट को इंसिडेंट करो एच न्यू के फॉर्म में। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है उसका फ्रीक्वेंसी, यानी फोटोन के फॉर्म में। फोटोन क्या होता? पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी। photons are the packet or bundles of energy, यानी कि इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको प्लैंक्स ने 1905 में बताया। तो उसका कहना है कि आप लाइट को इंसिडेंट करो सरफेस पर। जब आप लाइट को इंसिडेंट करोगे तो क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां जो बैरियर बन गया था उस बैरियर को तोड़ देगा, और सरफेस बैरियर को तोड़ेंगे, और सरफेस बैरियर को ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। तो लाइट के इंसिडेंट करने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे उसको? फोटो इलेक्ट्रॉन। फिर उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलेंगे, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट को इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना। तो लाइट को मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमको ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में बात करना, ठीक है। तो अभी सबसे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? क्या सर सबसे पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आपको हम डिफाइन करवाएंगे, बताएंगे, इसका लॉज बताएंगे, आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दिया वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा कि कम से कम, अब ये तीनों के बारे में नहीं पढ़ना, इतना समझ लो, इन तीनों के बारे में बस नाम जान लेना कि हीट को, थर्मियोनिक एमिशन का मतलब मेटल को हीट करके, फील्ड एमिशन का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करके, सेकेंडरी एमिशन का मतलब इलेक्ट्रो एनर्जेटिक पार्टिकल को बम्बार्डेड करके, ठीक है। पूरे चैप्टर में जो बात करना है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का बात करना। समझ में आ रहा बात? किसका बात करना है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का बात करना। आप समझो, तो कम से कम कितना एनर्जी का जरूरत होगा, कम से कम कितना मिनिमम एनर्जी का जरूरत होगा, ताकि उस एनर्जी, उससे हम अगर यहां इंसिडेंट करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और निकल जाएगा बाहर। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द मेटल सरफेस, ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर निकले, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो चैप्टर का स्टार्ट का फर्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वर्क फंक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट हमारा कहां से होगा? वर्क फंक्शन से। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, ये आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इमिशन का टाइप्स क्या क्या है, ये बात करेंगे, ठीक है। ऐसा हम बात कर सकते हैं। लिखो इसको, लिखिए वर्क फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
required by the minimum amount of energy required by free electron to just leave the metal surface, टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस। अच्छा एक बात और, टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस मतलब विदाउट मूविंग इन स्पेस, ये बात ध्यान में रखना। मेटल सरफेस से निकलेगा, दौड़ेगा नहीं स्पेस में, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब उसे पूरा मूव करेगा स्पेस में, फिर से नहीं, मेटल सरफेस से निकलेगा। मतलब दरवाजे में आपको बंद कर देना तो इतना ताकत होगी दरवाजा तोड़ दे, लेकिन उतना ताकत नहीं होगी फिर बाहर चल जाए, तोड़ के खड़ा रहे दरवाजे पास। सारी बात समझ में ऐसा, तो इसको लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में, विदाउट मूविंग इन स्पेस, विदाउट मूविंग इन स्पेस, ध्यान देना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस विदाउट मूविंग इन स्पेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। देखो इसको फाई नॉट से डिनोट करते हैं हम, वर्क फंक्शन को फाई नॉट से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे हम लोग? फाई नॉट से, ठीक है। जो वर्क फंक्शन होता है ना, हर एक मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ये हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है ना। किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड इम्प्यूरिटीज। उसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज है उस पर भी डिपेंड करेगा। वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? देखो आप पहले से जानते हैं, चैप्टर 4 में ही बताए थे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम बोलते 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो क्या होता है? मेगा का मतलब हो गया 10⁻6, तो हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है। तो वर्क फंक्शन को हम लोग मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका यूनिट को हम लोग समझेंगे। लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब देखिए ये क्या होता है। When light of suitable frequency is incident on metal surface, when light of suitable frequency is incident on metal surface, the free electrons in metals
absorb the energy of incident light and overcome the surface barrier. Hence, free electrons are emitted from metal surface. ठीक है, this process of emission of electron is called photoelectric emission. ठीक है, the emitted electrons are called photoelectron and phenomenon is called फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बड़ा सिंपल आपको समझाएं, यहां ध्यान देना। हम बोलेंगे लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्यों? इतना फ्रीक्वेंसी देना है ताकि वर्क फंक्शन भी हो जाए और इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकले। समझ में आ रहा बात? जो सुटेबल वर्ड का यूज किया गया है। अब सुटेबल का क्यों यूज किया गया ये भी अभी आपको पता चलेगा। When light of suitable frequencies incident on metal surface, free electrons in metals absorb the energy of incident light. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल का, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इंसिडेंट लाइट का एंड ओवरकम द सरफेस बैरियर, और सरफेस बैरियर को ब्रेक करेगा। हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। इसको फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो फेनोमेनन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। देखिए इसको, तो देखो बाबू, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, अभी बात हो ना एक डिफिनेशन में कि सर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या करना निकाल के? उस फोटो इलेक्ट्रॉन का करना क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना। तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी था वो हम लोग देखते हैं। एक डायग्राम बनाया, आपको डायग्राम का समझाते हैं। देखो क्या एक्सपेरिमेंटल स्टडी था। यहां से 2-3 टॉपिक हमको आने, एक टॉपिक आने वाला सैचुरेशन करंट, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, और इसका जो आंसर होगा इस पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा, जिसमें हम लोग 2 ग्राफ भी बनाएंगे। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। देखो ये एक ग्लास ट्यूब है, यानी वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब समझ रहे हैं? एयर निकाल लिया इसके अंदर से। यहां पर एक विंडो बना दी है, ग्लास विंडो। ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, कैथोड फोटो सेंसिटिव प्लेट। अब फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या हुआ? ऐसा मटेरियल है जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। जो इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले, इसलिए हम लोग ऐसा मटेरियल से यहां लिए जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन है? जिंक है। फोटो सेंसिटिव जिंक होता है ना। इस तरह से और कुछ एलॉय होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं, फोटो सेंसिटिव होता। तो वो हम यहां लिए।
ये एक मेटल प्लेट है, एनोड, ए फॉर एनोड, इसको हम कलेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग हाई टेंशन बैटरी से, हम यहां बोल सकते हैं प्लस माइनस है, हाई टेंशन बैटरी, HTB, हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट करिए। देखो क्या होगा, यहां पर जो ग्लास विंडो है, इस ग्लास विंडो से लाइट इस पर इंसिडेंट करेगा, देखो एच न्यू के फॉर्म में लाइट इंसिडेंट करेगा, एच न्यू के फॉर्म में। कहां लाइट इंसिडेंट करेगा? इस कैथोड पर, फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स पर। अब जैसे लाइट इमिट करेगा, लाइट इंसिडेंट करेगा, लार्ज नंबर में फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से। अब फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो भागने का नहीं, उसको रोकना है। ऐसे तो निकल के भाग जा रहा था, अभी उसको हम लोग ग्लास ट्यूब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। वो फोटो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया इस ग्लास ट्यूब में। अरे बात समझ में, वो फोटो इलेक्ट्रॉन इस ग्लास ट्यूब में कैप्चर हो गया। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, आपको मालूम है। उधर एनोड जो है, जो एनोड वाला प्लेट है, उसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किए, यानी इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल है और इसको निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किए। ये बैटरी का निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो जो यहां फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ ट्रेवलिंग करेगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ ट्रेवलिंग करेगा, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ ट्रेवलिंग करके एक करंट कंस्टिट्यूट करेगा, जिसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे इसको? मतलब when light of frequency, light of energy h nu incident on photosensitive plate, the photoelectrons are emitted. The photoelectrons get accelerated towards the positive potential of plate A and constitute a current called photoelectric current. अब जितना ज्यादा लाइट इस पर आएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ते जाएगा। यानी कि लाइट का इंटेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा बढ़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना ज्यादा लाइट इस पर इंसिडेंट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इतना बढ़ते जाएगा। When all the photoelectrons, सुनना इस लाइन को, when all the photoelectrons emitted by cathode to reach at the anode, जब जितना फोटो इलेक्ट्रॉन है, जितना का सारा फोटो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकला वो एनोड में पहुंच गया, कैथोड से निकल के कहां पहुंच गया, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक्वायर्स मैक्सिमम वैल्यू। उस समय फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। हम उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो एक टॉपिक ध्यान रखना, सैचुरेशन करंट का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हम क्या बोल रहे हैं? व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स emitted by cathode to reach at the anode, the photoelectric current acquire its maximum value, and this maximum value is called photoelectric current, saturation current. इसको हम क्या बोलेंगे? saturation current। अब भाई सारा इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकला है वो एनोड में पहुंच गया। जो सारा इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला कहां पहुंच गया? एनोड में। इसको हम लोग बोल दिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो गया, सैचुरेशन करंट। अब क्या होगा? जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर लेगा तो प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज करना चालू करेगा, क्योंकि अब कुछ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं यहां पर। अब कैथोड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं जो एनोड के पास चला जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बचा नहीं, यहां पे जितना इलेक्ट्रॉन है सब चला गया। तो ये जो पोटेंशियल है प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज करके एक निगेटिव वैल्यू एक्वायर करेगा। क्या करेगा? निगेटिव वैल्यू एक्वायर करेगा। द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड, द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड
for which photoelectric current becomes zero is called stopping potential or cutoff potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से दो वर्ड सामने आता, एक तो सेचुरेशन करंट और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से बोलते, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय कैथोड टू रीच एट द एनोड, द photoelectric current acquire its maximum value, and this maximum value of photoelectric current is called saturation current. जब सारा इलेक्ट्रॉन चला गया, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ए का पोटेंशियल निगेटिव होगा। द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड फॉर विच photoelectric current acquires its maximum value इज कॉल्ड निगेटिव पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज कॉल्ड निगेटिव पोटेंशियल बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? तो दो बात यहां से क्लियर हो रहा है, दो टर्म यहां से है। फिर यहां से हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे और फिर एक और दो तीन ग्राफ बनाएंगे यहां से हम लोग। तो आप अगर डायग्राम लिख लिए हो तो कुछ लैंग्वेज बोलते उसको लिख लो, ये काम आएगा। लिखो, तो कुछ लैंग्वेज लिख लो, काम आएगा। लिखो 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 इसमें देखो, when light of energy h nu when light of energy h nu is formed as h nu is incident on photosensitive plate, incident on photosensitive plate, देखिए फोटोसेंसिटिव प्लेट, कॉमा देखे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, फुल स्टॉप। देखो, these electrons get accelerated towards the positive potential, get accelerated, ठीक है, get accelerated towards the positive potential of plate A, positive potential of plate A constitute current called photoelectric current, फुल स्टॉप। देखो, लिखे फोटोइलेक्ट्रिक करंट। देखो, फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप के बाद, फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड intensity of light photoelectric current increases with increase in positive potential of plate A, पैराग्राफ चेंज करो। और ये पॉइंट याद रखना, जो पैराग्राफ चेंज करके बोल रहे हैं, दो ही डिफिनेशन यहां से हमको ध्यान में रखना, बाकी हमको एक्सपेरिमेंट समझना कि एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है, ये समझना।
लिखो, देखो when all the photoelectrons, when all the photoelectrons, all the photoelectrons emitted by cathode, emitted by cathode, emitted by cathode to reach at the anode, पहुंचने वाला reach, REACH, to reach at the anode, reach at the anode, the photoelectric, the photoelectric current, the photoelectric current acquire its maximum value, acquire its maximum value called saturation current, called saturation current, ये वाला लाइन saturation current, ये वर्ड saturation current, मतलब saturation current का मतलब क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सेचुरेशन करंट, ठीक है ना, फुल स्टॉप। लिखिए इसी में पैराग्राफ चेंज करके, हाँ लिखो, नाउ द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, नाउ द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए डिक्रीजेज, potential of plate A decreases and acquire a negative value, and acquire a negative value, full stop। अब जो नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं उसमें अंडरलाइन करना, मतलब दो ही टर्म याद रखना, एक तो सेचुरेशन करंट और एक अभी जो बोलने वाले हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखो, लिखो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, the minimum negative potential, minimum negative potential applied to anode, applied to anode for which, applied to anode for which photoelectric current becomes zero, for which photoelectric current becomes zero, is called, it's called stopping potential, stopping, stopping potential or कट ऑफ पोटेंशियल, और उसको V नॉट लिखेंगे, V के नीचे जीरो देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यहां से एक पॉइंट्स क्या लिखते हैं हम, ध्यान देना, यहां जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। और जब यहां हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद हम E लिखते हैं, ई वी नॉट, ई वी नॉट जहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, ठीक है। अब इस घटना को अगर हम ग्राफिकली दिखाएं, अगर इस पूरे फेनोमेनन को एक ग्राफिकली हम शो करें तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हम ग्राफिकली शो ऐसे करेंगे, ये ग्राफ ध्यान देना बाबू, अगर हम बोल दे इधर पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए यानी कि एनोड, एनोड का पोटेंशियल है इधर में, और इधर है निगेटिव पोटेंशियल, जीरो से इधर प्लस और इधर माइनस, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ध्यान देना, दिस इज द सेचुरेशन करंट। देखो सेचुरेशन करंट ऐसा होगा, ये सेचुरेशन करंट है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट,
ये है निगेटिव पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, आ रही बात समझ में। और ये कैथोड का पोटेंशियल है, मतलब इधर पोटेंशियल एनोड का नहीं कैथोड का है, कैथोड का पोटेंशियल ऐसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ कैथोड। या रहने दो, आप तो सी लिख दो तो चलेगा, यहां पर सी का है। तो V नॉट को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये क्या है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP, P फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और मैक्सिमम करंट ये है सेचुरेशन करंट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो मैक्सिमम है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट, उसको हम लोग बोलेंगे सेचुरेशन करंट। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि आप फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लो, इंटेंसिटी को चेंज करो, इंटेंसिटी को फिक्स कर लो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, तो देखो कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे ग्राफ बनेगा। तो दो तीन ऑब्जर्वेशन है जिसको हम लोग अभी करेंगे। ये ग्राफ बना लो लिख के पूरा। तो लिख लिया आप लोग इसको। अब ध्यान देना, कुछ आगे और बात करें। देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हम ऑब्जर्वेशन बोलते कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बात करें, क्या इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर, है ना। ये अगर हम लोग बात करें तो एक बात तो समझ लो कि अगर हम लाइट का जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लाइट का जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। मतलब एक पॉइंट तो यहां से ये समझ में आ रहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज with increase in इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा लाइट का इंटेंसिटी बढ़ने से। तो सबसे पहले एक तो हम ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी बढ़ने से। एक तो ऐसा हम बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा, अगर IP बोलते फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम लोग दो तीन फ्रीक्वेंसी ले और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको देखें, क्या बोले स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखें। तो देखो क्या होता है, अगर हम ऐसा कर ले कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज केप्ट कांस्टेंट। देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर लें एंड इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंजेज, देखना अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर ले और उसके इंटेंसिटी को चेंज करें, मान लो हम बोलते हैं इंटेंसिटी चेंजेज फ्रॉम I1 टू I2, इट इज फाउंड दैट, देखो क्या क्या मिलेगा आपको, समझिए क्या बोल रहे हैं। अब आप बोले कि फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हैं और इंटेंसिटी को बदलते हैं, चेंज करते हैं इंटेंसिटी को, तो देखो क्या मिलने वाला, ध्यान देना।
ग्राफ कैसे बनने वाला, फिर उस लाइन को कंटिन्यू करेंगे कि क्या मिलेगा। ऐसे मान लो इस तरीके से इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब हम बोलते हैं ना कि लाइट का इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं I1 और I2, तो क्या देखते हैं, देखो अगर इसका इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी I1 और ये I2, ये सेचुरेशन करंट, ये देखो पोटेंशियल ऑफ एनोड ए, प्लेट ए का पोटेंशियल, ये कैथोड का, इधर ध्यान देना। तो हम क्या देखते हो, ऑब्जर्वेशन समझना ये कि लाइट का इंटेंसिटी अगर अलग अलग है तो सेचुरेशन करंट भी अलग अलग है। अगर हम बोल दें यहां पर कि I2 ग्रेटर देन I1, I2 ग्रेटर देन I1, यहां देख लो I2 ग्रेटर देन I1, समझ लो बाबू, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम I1 टू I2, saturation current also changes, saturation current also changes, but stopping potential remains same। दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे ग्राफ बनाने के लिए। तो क्या बताना है कि अगर आपका इंटेंसिटी चेंज हो रहा I1 टू I2 में, या एक और ले ले I3 में चेंज हो रहा है ऐसे, तो लाइट का इंटेंसिटी अलग अलग हो और फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा पहले, तो सैचुरेशन करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइन समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो हम ये लाइन को कंप्लीट करते, क्या बोले देखना, a frequency of incident light is kept constant and intensity of incident light changes from, दो बार लाइट लिखें, changes from I1 to I2। it is found that, क्या फाउंड हो रहा बताओ, it is found that saturation current, यहां लिखते हैं इस लाइन को, saturation current changes but saturation current changes with change in intensity, with change in intensity, but stopping potential remains the same। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब एक पॉइंट और क्या सामने है यहां से कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, समझ में आ रहा बात? बनाइए इसको। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर हम लाइट का फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो ध्यान देना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये बात करते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करें, इधर का हो गया है, देखो अब ऐसा करते हैं कि इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, if intensity of light is kept constant, अब लाइट के इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर ले एंड फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, देखो ऑब्जर्वेशन ये होगा, क्या होगा बता रहे, ध्यान देना, it is observed that stopping potential
stopping potential increases, stopping potential increases with increase in frequency, stopping potential increases with increase in frequency, and saturation current remains सेम, और जो सेचुरेशन करंट है वो सेम रहेगा। मतलब यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज करेगा, लेकिन जो सेचुरेशन करंट है उसमें कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा जी, देखो कैसे बनेगा ग्राफ इसका, ध्यान से समझना। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, अब आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। देखो ग्राफ इसका देखो, तो यहां से देखो बड़ा अच्छा ये ऑब्जर्वेशन आता कि मान लो ये सेचुरेशन करंट है, अब ये बोले एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सेचुरेशन करंट दूसरे वाले का ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सेचुरेशन करंट ये तीसरे वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल। गजब है ना, ऐसा भयानक डायग्राम दिख रहा, समझ में आ रहा बात। मतलब ये है सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट, और ये सेचुरेशन करंट अब हो गया कांस्टेंट। अब मान लो इसका फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं न्यू 1, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू 2, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू 3। तो न्यू 1 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, न्यू 2 है स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, न्यू 3 है स्टॉपिंग पोटेंशियल V03। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना V0 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन सेचुरेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में। सेचुरेशन करंट क्या है बताओ, सेचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ frequency of incident light, frequency of incident light। आ रही बात समझ में। ये बात दो मिला। इधर लिखना तो लिखना पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए लिख सकते हो कि पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए यानी एनोड का पोटेंशियल। आ रही बात समझ में, इस तरीके का है ना, ऐसा ग्राफ बनाना हमको। अक्सर ये ग्राफ पूछा जाता हमसे। डुअल नेचर ऑफ मैटर का फर्स्ट क्लास हो गया था, आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात किए थे, और वहां से कुछ ग्राफ हम लोग बनाए थे। अगर आप देखो लास्ट क्लास का लेक्चर तो पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किए थे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो सेंसिटिव डिवाइस, फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगा, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो करंट कंस्टिट्यूट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम लोग पढ़े थे सेचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेचुरेशन करंट का ग्राफ हम लोग किए थे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। तो इतना कुछ बात हो गया था। देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करके बताया था, दो ऑब्जर्वेशन। पहला क्या था जी ऑब्जर्वेशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और दूसरा क्या था, इफेक्ट ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देखो वहां से एक और ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो क्या होता, ध्यान देना। यानी उसका एक थर्ड पार्ट अभी हम लोग बात करते हैं, है ना, कि जब हम लोग ना स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचते, किसका ग्राफ खींचते हैं बाबू, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का, है ना। यानी देखो ध्यान देना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना।
अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ खींचते तो देखते क्या है, देखो इस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन था जरा बताओ, पढ़े थे लास्ट क्लास में आप। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ध्यान में है, देखो कॉपी में देखो कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बात समझना हम क्या बोल रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही जाता है, लेकिन वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो जाएगा वो यहां बगल से जाएगा, थोड़ा दूर से जाएगा, एकदम ओरिजिन से नहीं जाने वाला है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बट ये ग्राफ डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्यों भाई? क्योंकि कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी था जिसको वर्क फंक्शन होने में टाइम लगा, यानी वर्क फंक्शन के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था उसने कुछ एनर्जी का एब्जॉर्ब किया, और आप पढ़े थे कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक पॉइंट्स बताते हैं, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। एक ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब आप जब फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके सरफेस बैरियर को तोड़ेगा, और सरफेस बैरियर को तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, है ना, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को एक नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? तो यहां हम बता रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जितने जितने टाइम में, जितने फ्रीक्वेंसी में वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना सरफेस बैरियर को ब्रेक करेंगे, यानी कि जो बाउंडेशन बन गया था जिस कारण से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा था, उस बाउंडेशन को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक बात करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बिलो विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, ताकि उसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। हम उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से, तो अभी कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हम बोलेंगे कि व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना, इट डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? यानी कि क्या मीनिंग हुआ? तो देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट below which no photoelectric emission takes place is called, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, तो ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक वो क्या कर रहा था? फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, एब्जॉर्ब करके सरफेस बैरियर को ब्रेक किया, और सरफेस बैरियर को ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। आ रही बात समझ में? मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा। क्या होगा?
लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ध्यान रखना, वर्क फंक्शन होगा, यानी वर्क फंक्शन के लिए जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, किसी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के लिए जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? आ रही बात समझ में? अगर आपको हम एक ग्राफ बना दे ऐसे और हम बोल दे देखो भाई एक का ये है, एक का यहां से और एक यहां से, ये मेटल ए और मेटल बी, ये मेटल ए और ये मेटल बी, तो आप बताइए किसका वर्क फंक्शन ज्यादा? तो ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम बोलते न्यू नॉट डैश, तो किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा? मेटल बी। मेटल बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो डेफिनेटली वर्क फंक्शन मेटल बी का ज्यादा होगा ए से। फाई नॉट बोलते हैं ना, तो फाई ज्यादा होगा बी का, फाई बड़ा होगा किससे? ए से। तो मतलब ऐसा ग्राफ दे दे तो हम समझ जाए कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होने वाला। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास इतना वेलोसिटी नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर काइनेटिक एनर्जी से मूव कर सके। समझ में आ रहा बात? अब हम लोग आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे, एक पहले और लॉज पढ़ने के बाद इसको नोट करिए तो फिर बात करते हैं। देखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का कुछ लॉज लिखते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। आ रही बात समझ में? तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का कुछ लॉज लिखते हैं, देखते हैं हम लोग। ये समझ में आया? सबको क्लियर है? देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखो अब क्या लॉज है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का, देखिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला तो यही पॉइंट्स है कि फॉर अ गिवन सब्सटेंस, किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, there is a minimum frequency of incident light, below which no photoelectric emission takes place। ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो तो जो पहला लॉज है वो यही हुआ जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक मिनिमम सब्सटेंस के लिए ना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट लाइट का, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे बिलो विच कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का बिलो विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और बता दे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, हर एक मेटल्स के लिए अलग अलग होगा। हम बोल सकते हैं इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हर एक मेटल्स के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, दूसरा लॉज लिखते हैं। देखो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, इज डायरेक्टली proportional to the intensity of इंसिडेंट लाइट। ध्यान देना, अब ये क्या बोल रहे हैं लाइन बाबू सेकंड नंबर में? हम बोले द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हाँ एक मेंशन जरूर बात है कि प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड है? देखो प्रोवाइडेड ये है ना कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो लाइट का, ये बात हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात ध्यान में रखना कि जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो लिखते द मैक्स। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका एनर्जी कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट देखिए, सारा उस ऑब्जर्वेशन से पॉइंट आ रहा। ग्राफ खींचे था ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, सेम ऑब्जर्वेशन वहीं से आ रहा। देखो क्या लिखते हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electrons, the maximum kinetic energy of emitted electrons is directly proportional to the frequency of incident light, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब जितना आप लाइट का फ्रीक्वेंसी करोगे उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यहां भी क्या बात होना चाहिए, अगर लिखना हो कि क्या प्रोवाइडेड, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारा बात तभी हो पाएगा जब फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो लाइट, तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का है ही नहीं, वर्क फंक्शन होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इसमें सब में वो लास्ट में बात हम बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट, हम बोलेंगे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट क्या प्रोवाइड करना है, देखो प्रोवाइडेड दैट, ध्यान देना, प्रोवाइडेड दैट यहां ये बात करेंगे कि प्रोवाइडेड दैट frequency must be greater than, frequency must be greater than threshold frequency। यानी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो एक और पॉइंट लिख लो, नंबर 4 समझ लो फिर लिखना तुम चारों पॉइंट। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, 4 पॉइंट्स है। तो 3 पॉइंट तो हो गए क्लियर, ठीक है ना। सब में एक बात है कि जो प्रोवाइडेड दैट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बात ध्यान में रखना। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होना। नंबर 4 देखो, द प्रोसेस ऑफ photoelectric emission, the process of photoelectric emission is instantaneous। देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत जल्दी होने वाला। क्यों इंस्टेंटेनियस है सर, मतलब लेट होना ही नहीं, इंस्टेंटेनियस एकदम तत्कालिक, तत्क्षणिक, बहुत जल्दी। क्या देखो हम बोलते एज सून एज when light of frequency incident on metal surface, the free electrons are emitted without any delay। देखो जैसे ही हम लाइट के सुटेबल फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस पर, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बाहर निकलेगा बिना देरी किए, विदाउट एनी डिले। मतलब जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब, ये बार बार जो वर्ड आता सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सुटेबल का क्या मतलब है, मोर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा उसको सुटेबल बोलेंगे। तो लाइट जैसे सरफेस पे इंसिडेंट करेगा ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा बिना देरी किए। कितना कम टाइम में, देखो 10 का पावर -14 सेकेंड। सोचो इतना कम समय में, 10 का पावर -14 सेकेंड, इतना कम समय में इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हम लोग कहां से किए, उसी एक्सपेरिमेंट से हम ये 4 पॉइंट्स निकाले। देखो उस एक्सपेरिमेंट से 3 ग्राफ निकला, 3 ग्राफ बना, और उसी एक्सपेरिमेंट से ये 4 पॉइंट निकला। आ रही बात समझ में, तो लिखो फिर हम बात करते हैं।
तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ये हम लोग देख चुके। इसके बाद बताओ फोटोन के बारे में क्या जानते हो? फोटोन बताना। फोटोन, ठीक है, हाँ लिखो द फोटोन। फोटोन क्या है जी? है ना, फोटोन क्या होता? तो प्लैंक्स का ये कहना है, फोटोन में हम प्लैंक्स के हाइपोथेसिस का बात करते हैं, यानी कि द फोटोन दैट मीन्स प्लैंक्स हाइपोथेसिस। प्लैंक्स के हाइपोथेसिस का बात करें, ध्यान देना, है ना। प्लैंक्स का क्या सोच था, प्लैंक्स ने क्या कॉन्सेप्ट बताया, सोच मतलब उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसने क्या बताया। तो प्लैंक्स का ये 1905 में प्लैंक्स ने बताया, है ना, 1905 1905 में। तो प्लैंक्स का ये कहना ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कौन कौन है, लाइट वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, वो एनर्जी कैरी करेगा, किस फॉर्म में करेगा? पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल्स कॉल्ड क्वांटा। आ रही बात समझ में? तो उसने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन carry energy in the form of packets or bundles, called क्वांटा। देखो, ठीक है, क्वांटा बोलते हैं, मतलब जो फोटोन एसोसिएटेड करेगा जो एनर्जी होगा, यानी कि द एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ फोटोन इज गिवन बाय, क्या होगा देखो, वो होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, इस तरह से एच न्यू के फॉर्म में होगा। जहां न्यू क्या है, तो न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस उसको हम न्यू बोलते हैं। और एच को प्लैंक्स ने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होगा 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब बाबू कोई 6.625 लेके भी कभी सॉल्व कर सकते हैं, 6.63 भी लेते हैं। आप देखना प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में अगर आपको दे दे 6.6 लेना है तो आप 6.6 इंटू 10⁻34 लेना, गिवन जो वैल्यू वो लेना, नहीं तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 6.634, 6.625, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी एसोसिएट, ये एक फोटोन का एनर्जी, ध्यान देना, एक फोटोन, वन फोटोन। अगर नंबर ऑफ फोटोन किसी एनर्जी में फाइंड करना हो तो मान लो बहुत सारा एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ और नंबर ऑफ फोटोन, तो क्या बोले देखो कि फॉर नंबर ऑफ फोटोन, अगर नंबर ऑफ फोटोन का बात करें, कितना फोटोन है उस एनर्जी में, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, तो n इज इक्वल टू होगा E बाई एच न्यू, जहां ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन, n का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, वेयर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन। समझ गए बात को? तो एक फोटोन का ये एनर्जी है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना हो तो ये, अभी तो हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस चैप्टर में शुरू नहीं किए हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन आज पार्टिकल नेचर पूरा हो जाएगा, फिर पार्टिकल नेचर का हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, फिर वेव नेचर बच जाएगा। वेव नेचर ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, मेन ये जो चल रहा पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका चल रहा। अभी देखो इसका फोटोन का हम प्रॉपर्टी करने वाले, फिर भी मान लो ये नंबर ऑफ जो फोटोन लिखे, इसका क्या मतलब है, n इज इक्वल टू E बाई एच न्यू। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। अगर हम ऐसे बोल देते हैं कि कैलकुलेट, आपको बोल दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन
photon in energy of 6.62 joule of radiation, 6.62 जूल ऑफ, और एच का वैल्यू बोल दे हम कि 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी दिया रहे, मान लो हम बोलते फ्रीक्वेंसी है 10⁻12 हर्ट्ज, अगर ऐसा क्वेश्चन देते तो अभी ना प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ, तो जो दिया है वही लेना, फिर अपने मन से 6.634 का बात नहीं है। तो देखो ये क्या होगा, एच दिया हुआ, एनर्जी दिया हुआ कितना 6.62 जूल, और नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी है 10⁻12 हर्ट्ज, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, फिर यहां से N इज इक्वल टू E बाई एच न्यू, और आप फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा। देखना अब क्या होगा, H का वैल्यू 6.62 10⁻30, यहां भी 6.62 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा, ठीक है ना। तो जब कुछ वैल्यू दिया रहे एच का तो हमको वही लेना है डेटा में, नहीं दिया रहे तो फिर देख लेना अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से 6.634 या 6.625, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग फोटोन का प्रॉपर्टी करते हैं, उस प्रॉपर्टी से कुछ फॉर्मूला मिलने वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन का प्रॉपर्टीज, देखो भाई फोटोन का क्या क्या प्रॉपर्टीज, तो फोटोन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज का बात करेंगे जहां से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बने। देखिए तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सा कि ऑल फोटोन ट्रेवल्स with the speed of light, travels with the speed of light in medium, जितना भी फोटोन्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, डेट इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर। तो एक बात तो कंफर्म है कि जितना फोटोन है वो सबका स्पीड क्या है बताओ, स्पीड ऑफ लाइट है, और वो स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा देखो, दूसरा ये बात होगा इसमें कि अ फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास, इसका मतलब फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास, ये जीरो रेस्ट मास का मतलब डेट इज एम नॉट इज इक्वल टू जीरो। देखो एम के नीचे जीरो लगा देंगे, इसको एम नॉट पढ़ेंगे, तो फोटोन कभी रेस्ट में नहीं रह सकता है, इसलिए रेस्ट मास जीरो होगा, तो फोटोन रेस्ट में रहेगा नहीं, चलते रहेगा। अब देखो एक रिलेशन है यहां कि मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज रिलेटेड, मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज रिलेटेड एज, देखो क्या होता है m इज इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां m का मतलब है मूविंग मास, इस m का मतलब है मूविंग मास, और m नॉट का मतलब है रेस्ट मास, और c है स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो m नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, m 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब बताओ अगर v c के बराबर हो, क्यों, क्योंकि जितना भी फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, मतलब ये m इज इक्वल टू m मूविंग मास, ध्यान देना ये m नॉट रेस्ट मास। आइंस्टाइन का कहना था कि जब भी कोई बॉडी स्पीड से जाएगा तो उसका मास इंक्रीज करेगा, तभी तो मास का कंजर्वेशन नहीं करते, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा किस फॉर्मूले से, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, एंड मास एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट होगा, मास एनर्जी में होगा इस फॉर्मूले से, यानी किसी बॉडी को इतना स्पीड से करते उसका एनर्जी और बढ़ जाएगा। तो फोटोन का स्पीड क्या होता, फोटोन वी सी के बराबर। अब बताओ यहाँ v के प्लेस में c डाल देंगे तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 जीरो, तो m नॉट होगा जीरो। वही बात हम प्रॉपर्टी में कहे कि फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास। समझ गए बात, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये रिलेशन ध्यान देना, m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द स्पीड ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का या जो मूव कर रहा फोटोन, तो फोटोन का।
और फोटोन का v c के बराबर होगा तो m नॉट 0। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ध्यान देना इधर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का काइनेटिक मास क्या होता? देखो हम लिखते हैं m बराबर e बाई सी स्क्वायर। किस फॉर्मूले से? देख लो, दो तीन प्रॉपर्टी देख लो फिर लिखना। m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, किस फॉर्मूले से सर? ये सर ये भी फॉर्मूला था ना आइंस्टाइन का इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब बताना, E के बदले h न्यू लिख सकते हैं? अरे E का प्लेस में h न्यू लिख सकते हैं, और यहां बाई हो गया सी स्क्वायर। ध्यान से समझना, एक नया फॉर्मूला आ रहा। हम क्या किए? E का प्लेस में h न्यू बाई सी स्क्वायर। अब देखो m इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा करें कि h न्यू h बाई सी इंटू न्यू बाई सी, कोई प्रॉब्लम है? सी मिलके क्या हो गया? सी स्क्वायर, और हम न्यू बाई सी कर दिए। अब देखो एक फॉर्मूला और, क्या ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। क्या होता? सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लेमडा। सी इज इक्वल टू न्यू बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा? सी बाई न्यू। अब अगर हम 1 बाई लेमडा कर दे तो क्या हो जाएगा? न्यू बाई सी। तो न्यू बाई सी किसके बराबर होगा? 1 बाई लेमडा के बराबर होगा। तो देखो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? h बाई सी इंटू 1 बाई लेमडा, तो काइनेटिक मास होगा m बराबर h बाई सी लेमडा। ध्यान दो, तो जो काइनेटिक मास है फोटोन का, जो फोटोन का काइनेटिक मास है, वो काइनेटिक मास फोटोन का क्या हो गया? m बराबर h बाई क्या हो गया? सी लेमडा। आ रहा बात समझ में? इसको हम बोल देंगे काइनेटिक मास फोटोन का। ठीक है, एक नया फॉर्मूला मिल गया। कैसे मिला? समझ में आ रहा बात? देखो फिर से समझ लो, m बराबर e बाई सी स्क्वायर, e इज इक्वल टू h न्यू बाई सी स्क्वायर, h बाई सी अलग किए, न्यू बाई सी अलग किए, न्यू बाई सी के बदले 1 बाई लेमडा। क्यों? यहाँ फॉर्मूला c इज इक्वल टू न्यू लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, उल्टा कर देंगे 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू न्यू बाई सी। फिर देखो एक और, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, फोटोन का मोमेंटम, ध्यान देना, तो फोटोन का मोमेंटम क्या होगा? P बराबर mv। अब mv का जगह mc क्यों हुआ? क्योंकि फोटोन का स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, इसलिए v के बदले c लिख रहे हैं। ध्यान से समझना। अब देखो इस फॉर्मूला को और लेके जाते आगे, m के प्लेस में लिखते हैं e बाई सी स्क्वायर इंटू सी। समझे? m का प्लेस में कैसे? वही बाई सी स्क्वायर। अरे m का प्लेस में e बाई सी स्क्वायर, समझे ना? तो एक c से c कट गया, तो P का फॉर्मूला E बाई सी, ये भी फॉर्मूला यूज होता, P इज इक्वल टू E बाई सी। ध्यान देना, अब P इज इक्वल टू E को कहेंगे H न्यू बाई सी। समझो, यहां P बराबर H न्यू बाई सी। जितना हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे सब ये फॉर्मूला यूज होगा। और डुअल नेचर ऑफ मैटर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया जबरदस्त दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हम लोग करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, देखो तो क्या हुआ? P इज इक्वल टू H न्यू बाई सी, न्यू बाई सी को क्या बोलते हैं? 1 बाई लेमडा। तो फिर P बराबर ये फॉर्मूला भी हो गया H बाई लेमडा। तो फोटोन का एक फेमस फॉर्मूला है P बराबर H बाई लेमडा। समझे? न्यू बाई सी 1 बाई लेमडा, तो H बाई लेमडा। ठीक है, कितना मिला फॉर्मूला? 1 2 3 4 लिखे, और एक दो बताते हैं। एक प्रॉपर्टी और इसमें मेंशन कर लो साथ में, जैसे वहां प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, 5 में लिख लो, एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म्स में फोटोन का एनर्जी E बराबर H न्यू होता है, और न्यू बराबर C बाई लेमडा, तो हो गया E बराबर HC बाई लेमडा। ये बात ध्यान, H न्यू है ना, न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और बाकी तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है। आप मेनली प्रॉपर्टी ऐसा लिख रहे हैं जिससे हम न्यूमेरिकल्स बना सके। ऐसे आप बोल सकते हैं फोटोन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, फोटोन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। आप ये बोल सकते हैं कि फोटोन्स डू नॉट हैव चार्ज, फोटोन डू नॉट हैव चार्ज, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
इसमें कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये सब बोल सकते हैं। तो ये फोटोन का प्रॉपर्टी काफी हो गया, इसको नोट किया जाए। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर का जो मेन कंक्लूजन है वो अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ये टॉपिक लिखा जाए। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और हम कहेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब आप बताओ कहानी शुरू कहां से हुआ था? तो जहां से कहानी इस चैप्टर का स्टार्ट हुआ था फर्स्ट क्लास में, वहीं पर फिर हम लोग आते हैं। तो कहानी ये शुरू हुआ था कि आपको मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना है, यही शुरू हुआ था ना, स्टोरी यही से शुरू हुआ था कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना भाई। और इलेक्ट्रॉन के इमिशन करवाने के लिए मेटल सरफेस पर हम लोग लाइट एनर्जी को इंसिडेंट किए। फिर लाइट एनर्जी क्या किया, तो उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकल पा रहा था? क्योंकि सरफेस बैरियर से बंधा हुआ था। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस बैरियर को ब्रेक किया, और सरफेस बैरियर को ब्रेक करने के बाद वो मेटल सरफेस से बाहर निकल गया। अब इन सारी बातों को एक इक्वेशन के फॉर्म में आइंस्टाइन बताया। फिर से वही बात होता जो फर्स्ट क्लास में शुरू हुआ था, वही कहानी शुरू हो रहा, बट अभी हमको एक इक्वेशन मिलने वाला। आप समझो क्या बता रहे हम। देखो, अगर ये एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता लेकिन निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज इसको बांध के रखे हुए है, और फिर यहां ये सरफेस बैरियर है, बाउंडेशन है। अब हम लोग क्या किए, इस पर लाइट एनर्जी एच न्यू को इंसिडेंट किए, एच न्यू को लाइट एनर्जी इंसिडेंट किए। फिर जो फ्रीक्वेंसी था उसमें एक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये वर्क फंक्शन होगा, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वर्क फंक्शन होगा फाई नॉट, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेटल सरफेस से हाफ mv² से, यानी कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करना। सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों करना? व्हाट डू यू मीन बाय द सूटेबल फ्रीक्वेंसी? सूटेबल फ्रीक्वेंसी का इसलिए इंसिडेंट करना कि कम से कम इतना लाइट का एनर्जी होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना सरफेस बैरियर को ब्रेक करे, और सरफेस बैरियर को ब्रेक करने के बाद भी, सरफेस बैरियर को ब्रेक करने के बाद भी उसके पास एनर्जी बचे जिससे वो बाहर निकल जाए। यानी कि जब लाइट एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट हो रहा तो उसे दो दो घटना होना चाहिए, दो दो बात होना चाहिए। देखो क्या, ध्यान देना, अभी लिखना नहीं, हम कुछ स्टेटमेंट पहले बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, लेकिन अभी पूरा इसका फॉर्मूला ला दे फिर स्टेटमेंट बोलते हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ, अगर हम बात करें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ इस केस में कि जितना लाइट इंसिडेंट हुआ है उससे दो काम हुआ, वर्क फंक्शन हुआ और बच गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। सपोज करो आपने 100 जूल किसी को एनर्जी दिया और 60 जूल में वर्क फंक्शन हुआ तो 40 जूल से बाहर निकल गया, एक्स्ट्रा एनर्जी मिला। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप लाइट कितना एनर्जी, एच न्यू लाइट का इंसिडेंट हुआ, यानी कि टोटल लाइट आया एच न्यू से दो काम हुआ। क्या हुआ? दो काम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अपना वर्क फंक्शन किया, सरफेस बैरियर को तोड़ा। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वर्क फंक्शन को फाई नोट से डिनोट कर रहे थे, बात बताए थे। उसके बाद उसमें बच गया एनर्जी, उससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और बाहर निकला तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो मतलब आप जो एच न्यू इंसिडेंट केस से दो काम हुआ,
एक तो वर्क फंक्शन हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इन दोनों का सम एच न्यू के बराबर होगा। ये बात में कोई प्रॉब्लम है? समझ रहे बात को? कितना लाइट आया? एच न्यू। उससे क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड ओवरकम द सरफेस बैरियर, दिस इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू गिविंग द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कुछ पोर्शन का यूज हुआ वर्क फंक्शन में, जो बच गया उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आ रहा बात? अब अगर आपको ऐसा बोल दे कि देखो इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट हो जाए, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट हम बोलते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। अब अगर न्यू न्यू नॉट हो जाए मतलब जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो क्या होगा सर? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा ना तो एच न्यू नॉट तो होगा। न्यू के प्लेस में अगर हम न्यू नॉट कर दे, प्लैंक्स कांस्टेंट में न्यू के, सुनो यहां ध्यान दो, न्यू के बदले न्यू नॉट कर दे तो सर वर्क फंक्शन तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यानी बार बार ये बात करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताए थे आपको लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, उसके पहले ग्राफ बताया था कि जो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वर्क फंक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके सरफेस बैरियर को तोड़ेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको रूम में बंद कर दे तो आपके पास इतना ताकत आ जाए कि रूम का दरवाजा तोड़ दे, लेकिन आपके पास इतना ताकत नहीं बचेगी बाहर निकल के जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके सरफेस बैरियर को ब्रेक करेगा और सरफेस बैरियर को ब्रेक करने के बाद बाहर नहीं निकले, हाफ एम वी स्क्वायर के बदले 0। तो यहां से एक फार्मूला निकला, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। इस पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा, वर्क फंक्शन फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। आ रहा बात समझ में? तो ये इक्वेशन कहां से मिला समझ में? वन में ही इक्वेशन बनाए हम नया, न्यू के प्लेस में न्यू नॉट कर दिए तो फाई नॉट हुआ लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर नहीं हुआ। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई नॉट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई नॉट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में फाई नॉट के वैल्यू को पुट करते हैं, देखो क्या होगा पुट करने से। इक्वेशन 1 ऐसे है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट के प्लेस में एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब एच न्यू में इसको लाइए, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो अगर यहां से आप कॉमन ले लिए एच तो न्यू माइनस न्यू नॉट लिखे हैं, न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज फेमस एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज फेमस एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये जो है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। अब इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले फार्मूला से और प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्राफ बनाएंगे, वो अभी इसके बाद बनेगा। लेकिन एक काम करो, पहले आप कुछ स्टेटमेंट लिखो, इसमें हम बोलते हैं, लिखो तो हेडिंग लिखो पहले, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो, उसमें डैश दे करके। रेडी है? लिखिए व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी एच न्यू, when light of energy h nu, light of energy h nu is incident on, h nu is incident on metal surface, incident on metal surface, the energy of photon is absorbed by
energy of photon is absorbed by free electrons, absorbed by free electrons, free electrons, full stop लिखिए. This energy is utilized, लिखिए उसी में, this energy is utilized, this energy is utilized by two ways, utilized by two ways. नंबर 1 लिखो नीचे में, लिखो some part of energy, some part of photon energy, some part of photon energy, photon energy is used by free electrons, is used by free electrons, used by free electrons, free electrons to overcome the surface barrier, free electrons to overcome the surface barrier, overcome the surface barrier, and this part of energy is equal to, and this part of energy is equal to, this part of energy is equal to, this part of energy is equal to the work function of the metal, work function of the metal, work function of the metal, full stop. Number 2 लिखो, number 2, the remaining part of energy, number 2 में, the remaining part of energy is used, the remaining part of energy is used, energy is used, remaining part of energy is used by giving velocity, by giving velocity, giving velocity to emitted photoelectron, to emitted photoelectron, emitted photoelectron, and this part of energy, and this part of energy is equal to, this part of energy is equal to, this part of energy is equal to the kinetic energy of, the kinetic energy of photoelectron, kinetic energy of photoelectron. ठीक है, अब इस डायग्राम के साथ यहां लिखो, है ना, थोड़ा सा इसमें और कुछ बाकी है एक्स्ट्रा, मतलब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक पूछेगा तब तो यही तक बताना, लेकिन अभी हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन इन प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो इस बेसिस पे हम बात करेंगे. यहां तक लिखिए.